हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मेटलर्जी का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था। हम लोगों ने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और दूसरा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। तो किसी भी ऑक्साइड को जब आपको मेटल में रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कुछ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स देखने होते हैं। उन थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को ये जो आपके सामने बहुत कुछ बना हुआ है ये एक्सप्लेन करता है। इसे हम कहते हैं एलिंगम डायग्राम। ये एलिंगम डायग्राम आपको बताता है कि कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल होगा। हमारे पास डिफरेंट तरह के रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जा सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको बताता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल होगा किस रिएक्शन के लिए। ठीक है, पहले तो हमें ग्राफ रीड करना चाहिए। देखो, ये ग्राफ होता है बिटवीन डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड टेम्परेचर के बीच में। एलिंगम डायग्राम इज सिंपली द प्लॉट बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जीज of formation of oxides versus temperature। ठीक है, तो ये जो आपके पास एलिंगम डायग्राम होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्लॉट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अलोंग विद टेम्परेचर। जितना भी गिब्स एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको अगर आप टेम्परेचर के साथ प्लॉट कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एलिंगम डायग्राम। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, यानी यहां पे आप एक मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहे होगे टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड लाइक दिस, वेयर एक्स इज कैन बी द वैलेंसी ऑफ मेटल M2OX। देखो, बड़े ध्यान से समझना, अभी तक IIT JEE में एलिंगम डायग्राम पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। प्रोबेबिलिटी है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस पे बहुत अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। कोई लल्लू पंजू टाइप क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा कि वैल्यू रख दिया आंसर आ गया। अगर आप इसको ठीक से समझ सकते हो तो आप इसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम परसिस्ट हमेशा करेगी। इसके नाम से ही आपको डर लगेगा। तो बड़े ध्यान से देखना। देखो, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी पढ़ी है। किसी भी एक प्रोसेस में अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपने पढ़ा है, जब भी एक सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते जबकि गैस मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यहां पर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब प्रोसेस उल्टा हो रहा होगा तो रैंडमनेस क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। यानी सिस्टम की जो एंट्रोपी में चेंज है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा है दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, तो डेल्टा जी को हम ले रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं वाई। टी को हम ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं x। तो इक्वेशन का फॉर्म क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो लाइन की स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो लाइन की स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। हम जो कर्व बना रहे हैं दैट कर्व इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड बन रहा है M2X, बताओ इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। इस साइड क्या है, एक सॉलिड और एक गैस। इस साइड क्या है, एक सॉलिड। एक गैस आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। अगर इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो यहां पर डेल्टा जी और टी के बीच में जो आप कर्व बनाओगे उस कर्व की स्लोप कितनी होगी, माइनस ऑफ डेल्टा एस। सिंस यहां पर डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो कर्व की स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कर्व का नेचर कैसा आएगा, ऐसा। यानी जब आप इन ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी और टी में कर्व प्लॉट करोगे तो वो कर्व कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन विद
पॉजिटिव स्लोप। एक्चुअली कर्व आना चाहिए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, लेकिन सिंस इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव, तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो आपके पास जो लाइन है उसकी स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इसलिए अगर आप इन डायग्राम्स को देखो तो इन सारे डायग्राम्स में सारी जो लाइंस आ रही हैं उन सबकी लाइंस की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। पहली चीज, जो भी डेल्टा जी और टी के बीच में कर्व बन रहा है उन लाइंस की स्लोप कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और ये स्लोप पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि किसी भी ऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होगी उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आता है। फिर देखो आपको ये एक येलो लाइन दिख रही होगी पूरे कर्व में जिसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव। हमने अभी भी कहा सबकी स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव, लेकिन इस लाइन की स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव। क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूं। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बनाएगा, सीओ गैस बना रहा है। एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे गैस में। सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज, तो डेल्टा एस कैसा होगा इसके लिए, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये टर्म क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी इस कर्व की स्लोप हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। बाकी कर्व्स की स्लोप पॉजिटिव क्यों आ रही थी, क्योंकि वहां पे डेल्टा एस क्या आ रहा था, नेगेटिव। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी इस रिएक्शन की स्लोप हमेशा ही कैसी होगी, नेगेटिव। देखो ये स्लोप और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। समझ में आता है। चलो दूसरी चीज देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी की वैल्यू कहां जा रही है, मोर पॉजिटिव की तरफ, जबकि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी की वैल्यू जाती है मोर नेगेटिव। उसका रीजन क्या है, ये डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मैक्सिमम रिएक्शंस के लिए, इसलिए डेल्टा जी क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव की तरफ मूव करने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपका ऑक्साइड क्या होता जा रहा है, अनस्टेबल होता जा रहा है। दैट मीन्स Al2O3 जैसे इस टेम्परेचर बन रहा है, जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो Al2O3 की बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। वो हम जानते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक ऑक्साइड डीकंपोज होना स्टार्ट कर देता है। चलो तो पहली चीज कि ये कर्व कैसे पता करते हैं, ये कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों आया, क्योंकि ये जो आपके पास कर्व है वो फॉलो करता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यानी इनमें से अगर आप किसी भी कर्व की स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ दीज लाइन्स विल बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। इनमें से किसी भी कर्व की अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो आपको किसकी वैल्यू देगी, डेल्टा एस की। समझ में आता है। पहला पॉइंट, कर्व बनाए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, तो जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या देगी आपको, डेल्टा एस की वैल्यू। क्लियर। चलो ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप यहां पे एकदम से शार्प इंक्रीज देख रहे हो कई कई जगह, ठीक है। बहुत सारे कर्व्स हमने एक दो कर्व नहीं बनाए, उन कर्व्स में ऐसे एकदम से शार्प इंक्रीज आएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं द सडन इंक्रीज इन स्लोप denotes the melting of metal. And the temperature corresponding to it is the melting point of metal. जो भी स्लोप के अंदर सडन इंक्रीज हो रहा है वो आपके पास क्या बता रहा है कि मेटल क्या हो गई है, मेल्ट हो गई है। और ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा आपका, ये टेम्परेचर क्या बताएगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो जो भी सडन स्लोप्स में इंक्रीज हो रहा है वो आपके पास किसके करस्पॉन्डिंग होगा, मेल्टिंग ऑफ मेटल के करस्पॉन्डिंग। समझ में आता है। ये दो चीजें जो हम डिपिक्ट कर सकते हैं इस ग्राफ से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट और क्या पता कर सकते हैं इस ग्राफ से, देखो
हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ टू मेटल्स. हम लिख सकते हैं द मेटल whose curve lies below can reduce the metal oxide can reduce the metal oxide. Whose curve lie above. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो मेटल जिसका कर्व नीचे लाई कर रहा है वो अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को क्या कर सकती है, रिड्यूस. फॉर एग्जाम्पल दिस केस, ये Al2O3 है. मैं अगर कहूं क्या मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, मैंने पूछा विल मैग्नीशियम रिड्यूस Al2O3. तो देखो अगर मैग्नीशियम का कर्व Al2O3 के कर्व से नीचे लाई करेगा तो मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. क्या मैग्नीशियम का कर्व Al2O3 के नीचे लाई कर रहा है, देखो हाँ कर रहा है. तो जहां तक मैग्नीशियम का कर्व Al2O3 के कर्व के नीचे लाई करेगा वहां तक मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है. दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, यस ये बनाएगा एल्यूमिनियम प्लस Mg. समझ में आता है. तो जहां तक मैग्नीशियम का कर्व एल्यूमिनियम के कर्व के नीचे है उस टेम्परेचर तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है. अगर आप इस टेम्परेचर को क्रॉस कर जाओ इसके बाद एल्यूमिनियम का कर्व मैग्नीशियम के नीचे आ गया है, यानी अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता है. तो जो भी मेटल नीचे लाई कर रही है वो अपने से ऊपर वाले मेटल या जो भी एलिमेंट का कर्व नीचे लाई कर रहा है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, हमेशा रिड्यूस कर सकता है. समझ में आता है आपको. चलो इसको हम कैसे पता करते हैं. देखो हमने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव. तो हम सपोज यहां पे दो रिएक्शंस लेते हैं, जैसे मैं यही दोनों कंपेयर करता हूं. रिएक्शन दी हुई है Mg प्लस O2 या Mg प्लस हाफ O2 ले लेते हैं और इसे हम लिखते हैं MgO. ये एक रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा G1 माइनस 1100 ले लेता हूं. और दूसरी रिएक्शन है Al प्लस O2 गिव्स Al2O3. दिस विल बी 2Al प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3. और इसके लिए डेल्टा G2 क्या होगा, मान लो माइनस 1050 ले रहा हूं. ठीक है, वैल्यूज के हिसाब से. अगर Mg Al2O3 को रिड्यूस करता है तो हम कैसे पता करेंगे रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी. तो हम रिएक्शन लिखते हैं Mg प्लस Al2O3 विल गिव अस MgO प्लस एल्यूमिनियम. रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2Al प्लस 3MgO, दिस विल बी 3. अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी. अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आता है तो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी. सिंपल सी चीज है. तो मुझे इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर ये रिएक्शन जनरेट करनी है. ठीक है, इस रिएक्शन में Al2O3 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, जबकि यहां पे किधर है, राइट हैंड साइड. तो मैं इस रिएक्शन को घुमाता हूं, घुमाकर मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूं, Al2O3 विल गिव 2Al प्लस 3/2 O2 लिख सकता हूं. तो इसके लिए डेल्टा G1 जो डेल्टा G2 था वो अब कितना हो जाएगा, प्लस 1050. बोलो होगा. अगर इस रिएक्शन से ये रिएक्शन जनरेट करनी है इन दोनों से, यहां कितना Mg है, 3Mg, यहां कितना है 1Mg, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से. फिर इन दोनों को ऐड करो. अगर ऐड करोगे देखो 3/O2 से 3/O2 गया, Al2O3 प्लस 3Mg गिव्स 3MgO प्लस 2Al. आ गई रिएक्शन.
तो इसके लिए डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा G2। इन दोनों को ऐड किया है तो इनकी डेल्टा जी वैल्यूज भी ऐड होंगी। तो इसके लिए डेल्टा जी कितना आएगा, 1050 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 1100। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1050 माइनस 3300। दिस विल बी माइनस 1250। क्या रिजल्टेंट डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है? हाँ, ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब Mg एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। तो जब आपको कोई दो कर्व्स दिए हैं और उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप रिएक्शंस को कंबाइन कर लो इस तरह से और कंबाइन करके चेक कर लो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आता है? तो ये इस तरह से हम बताते हैं कि कोई एक मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल को रिड्यूस करेगा या फिर नहीं करेगा। तो वो मेटल जिसका कर्व नीचे लाई करता है वो अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को, याद रखना, ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। समझ में आता है? तो ये तीसरी इंफॉर्मेशन है जो हम एलिंगम डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हैं। फिर देखो, हम डिस्कस करते हैं कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर आयरन ऑक्साइड्स। देखो, हमें आयरन की एक रिएक्शन दिख रही है, 2Fe प्लस O2 गिव्स FeO, ठीक है। और आपके पास एक रिएक्शन है CO प्लस O2 गिव्स CO2 और एक रिएक्शन है C प्लस O2 गिव्स 2CO। यहां पे मैंने एक टेम्परेचर मार्क किया हुआ है विच इज 1073 केल्विन। इस टेम्परेचर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, अगर मैं इस टेम्परेचर से पहले बात करता हूं तो ये जो 2C प्लस O2 और 2CO वाला कर्व है ये FeO के ऊपर लाई कर रहा है। क्या ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? हमने अभी भी पढ़ा है, सिर्फ नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ऊपर वाला एलिमेंट अपने से नीचे वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। यानी जब आपका टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन है, देन कार्बन will not be a suitable reducing agent for iron oxide, क्योंकि इस टेम्परेचर रेंज में C कार्बन का जो कर्व है C प्लस O2 गिव्स CO, उसका कर्व आयरन के कर्व से कहां लाई कर रहा है? ऊपर। लेकिन अगर हम यहां पे ये वाला कर्व देखें, CO प्लस O2 गिव्स CO2, तो ये कर्व FeO के नीचे लाई कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर CO FeO को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब एट दिस टेम्परेचर रेंज CO will be a better reducing agent। समझ में आता है? यानी 1073 केल्विन पर आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो आयरन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेगा Fe2O3 प्लस CO विल गिव यू 2Fe प्लस CO2। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, दिस विल बी 3CO2 3CO। सिमिलरली Fe3O4 plus CO will give us 3Fe plus CO2. It would be 4CO. ये रिएक्शंस कहां पर होंगी? एट टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन। बोला समझ में आता है?
यानी 1073 केल्विन टेम्परेचर से नीचे CO विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। समझ में आता है? चलो हम बात करते हैं टेम्परेचर अबव 1073 की। If temperature is above 703 Kelvin, for temperature greater than 1073 Kelvin, आओ वापस ग्राफ पे चलते हैं। देखो 1073 केल्विन के ऊपर जो C प्लस O2 गिव CO है, उसका ग्राफ आयरन के ग्राफ से नीचे आ गया है और ये गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा गैप बढ़ता जाएगा इसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स अबव 103 केल्विन कार्बन विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन CO। सो 1070 केल्विन पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो FeO को रिड्यूस कर देगा इनटू Fe और इटसेल्फ क्या बनाएगा? CO अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। ठीक है, यहां से आप प्रोडक्ट्स बता सकते हो। 1070 केल्विन के ऊपर अगर आपने कार्बन यूज किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO। अगर 1070 केल्विन से नीचे यूज किया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2। आप इस इंफॉर्मेशन से दो चीजें बता सकते हो कि 1073 केल्विन के नीचे CO विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड अबव 1073 केल्विन C विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। 1073 केल्विन के ऊपर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी CO और 1073 केल्विन के नीचे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी CO। इन रिएक्शंस को फर्दर हम डील करेंगे जब हम ब्लास्ट फर्नेस पढ़ेंगे। हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं जब हम आयरन का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग कार्बन। तो हम ब्लास्ट फर्नेस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाल फिलहाल आप याद रखना, आयरन की मेटलर्जी में जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कार्बन नहीं होता है। वो कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी द मेन रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके एलिंगम डायग्राम से आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पहला, ये कर्व है बिटवीन डेल्टा G एंड T जो फॉलो करता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S को। इन कर्व्स की स्लोप जो होती हैं वो एक रिएक्शन की एंट्रोपी को बताती हैं। ये इनमें से किसी भी कर्व की स्लोप निकाल लो, वो उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज होगा। ये जो एब्रप्ट चेंज इन स्लोप आ रहा है ये आपके पास डिनोट करता है मेल्टिंग ऑफ मेटल और ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है ये आपको उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट दे देता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिस मेटल का नीचे लाई कर रहा है वो अपने से ऊपर वाले मेटल को उतनी ही आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ये गैप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये पॉइंट आ जाएगा इस पॉइंट पर डेल्टा G क्या होगा रिएक्शन के लिए? 0, क्योंकि इस रिएक्शन की और इस रिएक्शन की डेल्टा G वैल्यूज क्या हो गई हैं? सेम हो गई हैं, लेकिन एक के लिए आएगी पॉजिटिव और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी वो वैल्यू? नेगेटिव। तो ओवरऑल डेल्टा G क्या होगा इस पॉइंट पर? 0, यानी इस पॉइंट पर कोई रिडक्शन नहीं हो रहा होगा। इस पॉइंट के बाद अब ये जो मेटल था ये मेटल का कर्व नीचे आ गया है तो ये मेटल इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। तो सिंपल सा फंडा है, जो मेटल नीचे लाई करती है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है। जो मेटल ऊपर लाई करेगी वो अपने से नीचे वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकती। इस कर्व के लिए, इस रिएक्शन के लिए C प्लस O2 गिव CO के लिए डेल्टा G की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती जा रही है। दैट मीन्स थियोरेटिकली कार्बन कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर्स फॉर एनी ऑफ दीज ऑक्साइड्स। हाई टेम्परेचर पे कार्बन को आप इनमें से किसी भी रिएक्शन के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम ले सकते हो, बट ओनली थियोरेटिकली। जरूरी नहीं है कार्बन हमेशा यूज किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स बताता है रिएक्शन की, ये नहीं बताता कि और क्या फैक्टर्स होंगे। हो सकता है कार्बन मेटल से रिएक्ट कर ले, जो कुछ केसेस में होता भी है। ठीक है, तो आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हो, लिखो
according to Ellingham diagram, carbon can be used. According to Ellingham diagram, carbon can be used as a reducing agent. Carbon can be used as a reducing agent at higher temperature. At higher temperature, for the reduction of any metal oxide. For the reduction of any metal oxide, but only theoretically. But only theoretically. Practically it may not be possible. Practically it may not be possible. For example, reduction of chromium oxide Cr2O3. Reduction of Cr2O3 cannot be carried out. Reduction of Cr2O3 cannot be carried out using carbon. Using carbon, because carbon will react with chromium. Carbon will react with chromium at such a high temperature, because carbon will react with chromium at such a high temperature to form its refractory carbides. To form its refractory carbides. To form its refractory carbides. देखो हाई टेम्परेचर पर ये जो Cr2O3 होता है, इसका जो क्रोमियम होता है, ये कार्बन से रिएक्ट करता है और Cr4C3 टाइप के कार्बाइड्स बनाता है. ये कार्बाइड जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड दिस इज वेरी हार्ड एंड रिफ्रैक्टरी. तो ये वापस से रीमेल्ट नहीं होता है. तो यहां पे आपकी मेटल क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है. इसलिए आप कार्बन को Cr2O3 के रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. तो ये था आपका एलिंगम डायग्राम और इससे आप इन इंफॉर्मेशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. समझ में आता है आपको? चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आप लिखो लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम. लिखो नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम. लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम लिखो. पहला, it only tells about the thermodynamic feasibility. It only tells about the thermodynamic feasibility of the reduction of a metal oxide, by a reducing agent. It does not give any idea about the kinetics of the reaction. It does not give any idea about the kinetics of the reaction. Second limitation, right? Second limitation. Because it always considers an equilibrium. It always considers an equilibrium between the two reactions, or it always considers an equilibrium between reactants and products. देखो एलिंगम डायग्राम में पहले से ये मान लिया गया है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम है. लेकिन आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है
कि अगर आपके पास सॉलिड्स इंक्लूड हो रहे हैं तो सॉलिड्स के एक्टिविटी इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं होती है, जबकि हमारी इस रिएक्शन में साफ साफ हमें पता है मेटल क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन होती है गैस, और जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो भी क्या होता है, सॉलिड। तो थ्योरेटिकली आप मान सकते हो कि यहां पे इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आपको इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम मिले, क्योंकि यहां पे दो सॉलिड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर गैस का अमाउंट खत्म हो गया तो दो सॉलिड्स कभी भी इक्विलिब्रियम में आपके नहीं रह पाएंगे। दैट मीन्स ये रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगी। तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसने पहले से मान लिया है कि सारी जो रिएक्शंस है वो कैसी हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, लेकिन जब सॉलिड्स इंक्लूडेड हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये दो आपके लिमिटेशंस है एलिंगम डायग्राम के। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज करना अच्छी तरह से आना चाहिए। अगेन ये एक अनटच टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ में आता है? चलो नेक्स्ट आप लोग यहीं डालो, रिडक्शन ऑफ, मतलब अब हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, तो हम बता सकते हैं कि कब कौन सा एलिमेंट यूज किया जा सकता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। हम यहां पे तरह तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। जो सबसे पहला हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे दैट इज आवर कार्बन। सो रिडक्शन बाय कार्बन। और जब भी कार्बन को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, हम उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। See, carbon is a very good reducing agent for many of the reactions. वो हमें एलिंगम डायग्राम भी बताता है, ठीक है। इसलिए हम जनरली कार्बन को ही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। दूसरा एक चीज और फेवर करती है, कार्बन सस्ता है, आराम से मिल जाता है, चीप सोर्स है और अबंडेंट है, इसलिए हम जनरली रिडक्शन किसके थ्रू करते हैं, कार्बन के। यहां पर हम मेनली पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ आयरन या एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बाय स्मेल्टिंग, या हम सिंपली लिख सकते हैं इसको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। यानी हम यहां पे आयरन ऑक्साइड को यूज करेंगे या आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे यूजिंग कार्बन। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है और हमेशा याद रखनी है, स्मेल्टिंग इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग हमेशा किसमें होती है, ब्लास्ट फर्नेस में। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, अभी भी हमने डिस्कस की थी, CO इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप आयरन की स्मेल्टिंग कर रहे हो तो आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कार्बन। मैंने आपको अभी बताया था कि 1073 केल्विन के नीचे CO will be the better reducing agent and above 1073 Kelvin your carbon will be the better reducing agent। उसको भी हम देख भी लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस की कि आखिर ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है। सी ब्लास्ट फर्नेस इज अ लार्ज स्टील स्ट्रक्चर like this, यहां पे एक अरेंजमेंट लगा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। देखो इस ब्लास्ट फर्नेस में आप यहां से ऐड करते हो चार्ज। दिस चार्ज इज अ मिक्सचर ऑफ ओर प्लस कार्बन प्लस सिलिका।
इन द रेशियो ऑफ 1:2:8। ठीक है, ये आपके पास मिक्सचर होता है और प्लस कार्बन और सिलिका का। कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं एंड सिलिका विल बी आर फ्लक्स। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आयरन की मेटलर्जी में, सॉरी नॉट सिलिका, दिस विल बी लाइमस्टोन, सॉरी, आयरन की मेटलर्जी में मेन इंप्योरिटी कौन होती है? सिलिका, दैट इज एन एसिडिक इंप्योरिटी। तो उसके लिए जो फ्लक्स यूज करेंगे वो कैसा फ्लक्स होगा आपका? बेसिक फ्लक्स। इसको हम बोलते हैं चार्ज। इस चार्ज को आप इस ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो। इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? यहां पर बेड्स लगे हुए होते हैं। ये बेड्स किसी के सोने के लिए नहीं लगे हुए, यहां पर आयरन यानी आपकी ओर और कोक के मिक्सचर होते हैं। यहां पे क्या होती है? ओर प्लस कोक, जो आपका कार्बन है, ओर प्लस कोक। एंड यहां पर आप क्या करते हो? गैसेस जो फ्यूल होता है उसे बर्न करते हो। बर्न करते हो तो बर्न करने पर क्या होता है? यहां कार्बन का कंबस्टन होता है, कार्बन ऑक्सीजन की वजह से बर्न होता है और क्या बनती है? CO2। ये CO2 ऊपर उठती है और इस कार्बन के साथ कंबाइन होकर वो क्या बनाती है? CO। तो अभी हम देखेंगे अलग अलग। पहला केस, पहली चीज, ये ब्लास्ट फर्नेस होती है आपके पास। ठीक है, इसका आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसका डिस्क्रिप्शन हमें इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या कि इसमें रिडक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं अभी। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बहुत सारे जोन्स होते हैं, उन जोन्स की हम नेमिंग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपके पास कंबस्टन जोन। कंबस्टन जोन क्या होगा? जहां पे कंबस्टन होता है। दूसरा आपके पास आता है यहां पे रिडक्शन जोन, जहां पे रिडक्शन होगा। थर्ड होगा आपके पास स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड फोर्थ इज फ्यूजन जोन, या फिर आप इसे मेल्टिंग जोन भी कह सकते हो। वैसे ये दोनों जोन सेम ही होते हैं तो हम इसे थर्ड बनाते हैं, एक ही जोन बनाते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन और फ्यूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबस्टन जोन की। सबसे पहला होता है आपका कंबस्टन जोन। देखो कंबस्टन जोन में क्या होता है? इन दिस जोन कंबस्टन of carbon takes place and CO2 is formed, which rises upward। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CO2 gas। This is the highest temperature zone। और इसका टेम्परेचर होता है अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस टू 1900 डिग्री सेल्सियस। इस जोन के अंदर जो भी आपका कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CO2 गैस। ये CO2 गैस जैसे ही ऊपर मूव करती है ये कार्बन बेड से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी आपके पास? CO। तो नेक्स्ट जो हमारा जोन आएगा जहां पर CO2 आपकी रिड्यूस होकर क्या बनाएगी? CO, वो आएगा आपका रिडक्शन जोन। तो हम नेक्स्ट जोन की बात करते हैं हमारे। Second zone is reduction zone। रिडक्शन जोन में क्या होता है? ये जो CO2 ऊपर उठी, ये CO2 कार्बन से रिएक्ट करेगी फर्दर और क्या बनाएगी? 2CO। तो
अब जो आपका ये CO है, ये CO एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जो भी आपका Fe2O3 है ये CO से रिएक्ट करेगा और पहले क्या बनाएगा, Fe3O4 प्लस CO2, और ये जो Fe3O4 बना ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, FeO प्लस CO2, और लास्ट में आपका जो FeO है ये FeO CO से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe प्लस CO। तो इस तरह से आपके पास रिडक्शन होता है। आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। इसे आप लिखोगे 3Fe2O3 2Fe3O4 एंड CO2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। Fe3O4 विल गिव 3FeO एंड 4 and 1 5, 3 and 2 5, ये भी बैलेंस है। Fe प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। तो इस तरह से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू आयरन का रिडक्शन होता है। ये जो रिडक्शन जोन होता है इसका टेम्परेचर होता है अराउंड 500 केल्विन टू 800 केल्विन, दैट इज बिटवीन 300 टू 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग पास टेम्परेचर मिलेंगे। कहीं कहीं आपको ये 500 टू 800 में मिल सकता है, 500 टू 800 डिग्री सेल्सियस में मिल सकता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 300 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलेगा। तो इन केल्विन इट विल बी अराउंड 500 केल्विन टू 800 केल्विन, या हम इसको इन जनरल 300 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस की रेंज में मान के चल सकते हैं। तो ये होता है आपका रिडक्शन जोन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था 1073 केल्विन के नीचे, दैट इज इस टेम्परेचर रेंज के अंदर आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दैट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। सो हियर CO इज आवर मेन रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आता है। यहां पे जो आयरन मिलता है इस आयरन को हम बोलते हैं पिग आयरन, बिकॉज ये आयरन इंडस्ट्रियली किसी भी यूज का नहीं होता है, इसलिए हम इसे कौन सा आयरन बोलते हैं, पिग आयरन। फिर देखो लास्ट जोन जो आपका स्लैग फॉर्मेशन जोन और फ्यूजन जोन है। हम इसे फ्यूजन जोन ही कह रहे हैं डायरेक्टली। फ्यूजन जोन जो होता है इसका टेम्परेचर लाई करता है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसको रादर 1400 डिग्री सेल्सियस ले लो। इस टेम्परेचर रेंज में आपका फ्यूजन जोन लाई करता है। और इस टेम्परेचर रेंज में क्या होता है, आपके पास जो भी मेटल होती है, एक तो मेटल आपको मोल्टन स्टेट में मिल जाती है, मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द हर्थ। हर्थ का मतलब होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो हमने लास्ट में सबसे नीचे पॉइंट बनाया था ना, यहां पर 2 टैप होल्स बनाए थे हमने, इसको हम बोलते हैं फर्नेस का हर्थ। तो मेटल का मिल जाती है एट द हर्थ ऑफ द फर्नेस इन लिक्विड स्टेट। एंड सेकेंड थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जो भी आपके पास इंप्योरिटीज होती है सिलिका की, आपने यहां पे क्या डाला था, CaCO3 which will act as a flux, it will decompose to give CaO plus CO2। और ये जो आपका CaO होगा ये इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, स्लैग। इसलिए हम इसे स्लैग फॉर्मेशन जोन भी बोलते हैं। तो यहां जो आपके पास फर्नेस का हर्थ होगा, उस हर्थ में नीचे तो क्या होगी, लिक्विड मोल्टन मेटल, और उसके ऊपर क्या जमा हो जाएगा, ये स्लैग। तो यहां पे ये जो टैप होल था इससे आप स्लैग को रिमूव कर सकते हो, और ये जो आपका टैप होल है इससे आप मोल्टन मेटल को रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप आयरन को ऑब्टेन करते हो बाय इट्स रिडक्शन विद कार्बन। जब भी हम कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। आयरन की या किसी भी चीज की आपको स्मेल्टिंग करनी है तो स्मेल्टिंग इज ऑलवेज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस मैंने आपको बताया 3 मेन जोन होते हैं, कंबस्टन जोन, रिडक्शन जोन एंड फ्यूजन। कंबस्टन जोन में कार्बन कंबस्ट होकर CO2 बनाता है, रिडक्शन जोन में CO2 का फर्दर रिडक्शन होता है, वो CO बनाती है जो कि आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो इस तरह से आयरन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है।
द लास्ट स्लैग फॉर्मेशन जोन या फ्यूजन जोन, जहां पर मेटल लिक्विड स्टेट में आपको ऑब्टेन होता है, और दूसरा जो भी आपकी इंप्योरिटीज हैं दीज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। समझ में आता है आपको? तो ये थी आपके पास कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू इट्स मेटल बाय कार्बन। अभी हमने सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, फर्दर नेक्स्ट क्लास हम लोग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे।